हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट पर। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले नेवी और एयरफोर्स की फिजिक्स के लिए अगला पार्ट रे ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 2 हम आज मैं आपको क्लियर करवाने वाला। जो इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज मैं आपके साथ यहाँ पे करूँगा, जहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो तो क्या है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति, आपको एक बात बोल दूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है अपनी फिजिक्स को मोस्ट वो मतलब ऐसे एक दिशा देनी है फिजिक्स को कि आप हर क्वेश्चन को फोड़ सके। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन लिखा है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। एक व्यक्ति एक कमरे में खड़ा होकर अपने पीछे की संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब सामने की दीवार में लगे समतल दर्पण को देखना चाहे तो दर्पण का न्यूनतम आकार दीवार के आकार का एक तिहाई होना चाहिए एवं व्यक्ति कमरे के बीच में खड़ा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि कोई व्यक्ति है, यह यहाँ कोई दीवार है, एक दीवार यहाँ पे है, तो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है बीच में, दोनों दीवारों के बीच में खड़ा होना चाहिए। और यदि यह इस दीवार का पूरा प्रतिबिंब अपने आगे की दीवार के लगे दर्पण में देखना चाहे तो क्या लिखा है कि दीवार में लगे समतल दर्पण में देखना चाहिए तो दर्पण का न्यूनतम आकार, जो दर्पण का जो है न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, इस दीवार का एक तिहाई होना चाहिए। एक तिहाई होना चाहिए मतलब जैसे ये 3 सेंटीमीटर की दीवार है, 3 मीटर की दीवार है, तो ये कितने का होना चाहिए, 1 मीटर का होना चाहिए। और व्यक्ति जो कमरे की दीवार दोनों दीवारों के बीच में खड़ा होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है। समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है, आपको मैं बता दूं कि समतल दर्पण शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। शक्ति का फॉर्मूला P = 1/f ये होती है। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी f, जो जो समतल दर्पण के लिए f की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव। f की वैल्यू कितनी होती है, अनंत। आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, वो होती है अनंत। और समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है, वो होती है 0। ठीक है, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। लिखा हुआ है कि एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है। एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके एक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण पर गिरने वाला प्रकाश पुंज होगा, दर्पण पर गिरने वाला अर्थात। अच्छा ये बताओ कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। देखो, जब अभिसारी पुंज समतल दर्पण पर गिरता है तो होता है तब वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कोई भी क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एक समतल दर्पण प्रकाश पुंज को परावर्तित करके प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण के पर गिरने वाला प्रकाश पुंज होगा, कैसा होगा, अभिसारी। क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक कब बनेगा, जब पुंज क्या होगा, अभिसारी होगा। बात को समझो, अभिसारी पुंज होगा, उसी कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये तो आभासी प्रतिबिंब है, ये नहीं पूछ रहा। यहां पे बनेगा हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कब बनेगा, जब पुंज क्या होगा, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी पुंज होगा, उस कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। व्यक्ति के सापेक्ष मैंने आपको बताया था, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा भी था कि यदि कोई भी प्रतिबिंब, चाहे तो दर्पण प्रतिबिंब वस्तु की तरफ आता हो, चाहे वस्तु दर्पण की तरफ जाती हो, लेकिन जो चाल है इनकी उसकी ट्वाइस होगा प्रतिबिंब की चाल। हमेशा प्रतिबिंब की चाल क्या होगा, 2 गुनी होगी। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकंड की चाल से किसी दर्पण की ओर दौड़ता है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल क्या होगी। व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल होगी 30 मीटर पर सेकंड। फिर क्या है, एक बात और बता दूं, यदि कोई यहां पे दर्पण है, ठीक है, उस दर्पण में व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। इस व्यक्ति को दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो
क्या कंडीशन होगी कि दर्पण जो है इसकी लंबाई का क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। जितनी इस वस्तु की हाइट है, जितनी किसी इंसान की हाइट है, तो उसका हाफ होना चाहिए क्या, दर्पण। ठीक है, तो वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सकेगा। देखो आगे क्या है, दो दर्पण पर 50 डिग्री के कोण पर आनत हैं, 50 डिग्री के कोण पर, जैसे ये ऐसे होगा, यहाँ पे 50 डिग्री का ये दर्पण A1 है, सॉरी D1 है, ये D2 है। ठीक है, मध्य बिंब रखा जाए तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 36 अपॉन में। अच्छा ये बात बताओ, यदि 36 अपॉन में थीटा दर्पण सॉरी घर्षण, तब अगली अधिकतम संख्या होगी n, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेंगे वो उनकी संख्या होगी 36 अपॉन 360 अपॉन में थीटा माइनस 1। ठीक है, 360 अपॉन में थीटा माइनस 1, ये होगी प्रतिबिंबों की संख्या। अगर आपको ये जानना है कि 360 अपॉन में थीटा माइनस 1 कैसे आया, तो आप इसकी जस्ट पहले बोली वीडियो जो रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट की जो मैंने वीडियो करवाई थी वो जरूर आपको देखनी पड़ेगी, उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है यहाँ पे। ठीक है, तो वो इस वीडियो को जरूर विजिट कर लेना। यहाँ पे प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ जाएगी, 7, डिवाइड करके देख लो। प्रॉब्लम क्या है, अपनी कॉपी है, देखो यहाँ पे 360 अपॉन में 50 माइनस 1, इसका वैल्यू कितना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। जब मध्य बिंदु पे रख दिया तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, 5 होगी। देखो इस क्वेश्चन में ये 7 कहाँ से आएगा, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 7 कहाँ से आया। तो देखो 360 अपॉन में 50, ये लगभग 8 के लमसम आता है, -1 करेंगे तो 7 लेंगे हम। देखो प्रतिबिंब की संख्या कभी पॉइंट में तो बनेगी नहीं, तो लगभग 7 आ जाएगी, अप्रोक्स आ जाएगी, है ना। एक विद्युत बल्ब, ये समझ गए आप। ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो थी रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट की, उसमें मैंने आपको करवाई थी, तो उसको जरूर विजिट करना अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो। और ये बता दूं कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, तो वो आप इससे पहचान सकते हो। ठीक है, फिर है दो समतल दर्पण परस्पर इस प्रकार स्थित हैं कि प्रथम दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण द्वितीय दर्पण के समांतर होती है तथा द्वितीय दर्पण के से परावर्तित किरण प्रथम दर्पण के समांतर होती है। तो दोनों दर्पणों के मध्य कोण कितना है, देखो ये कोई दर्पण है, एक दर्पण यहां पे है, एक दर्पण यहां पे है। इस दर्पण से आपतित किरण आई तो वो इस दर्पण पे आपतित किरण है वो इस दर्पण के समांतर है, और इस दर्पण पर आपतित किरण है वो इस दर्पण के समांतर है। तो दोनों कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, समझ रहे हो। फिर देखो ये एंगल जितना होगा, मान लो कि इसके साथ थीटा को एंगल बना रही है, तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा, जेड की आकृति बन रही, और ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब ये दोनों थीटा इक्वल हो गए तो ये बचेगा, ये भी तो थीटा ही बचेगा। तो एंगल कितना है यहाँ पे, ये थीटा, तो बचेगा कितना, जैसे थीटा तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा होगा। मतलब तीनों एंगल इक्वल है, तो मतलब तीनों एंगल इक्वल है तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो बात को याद रखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दूसरे दर्पण के समांतर तथा दूसरे दर्पण पर आपतित दूसरे दर्पण के समांतर है। फिर किस कॉन्सेप्ट है कि एक मोटा समतल दर्पण विद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनाता है, तो इनमें से जो अधिकतम चमकीला होगा वह है द्वितीय प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होगा।
एक मोटा समतल दर्पण विद्युत बल्ब के तंतु के अनेक प्रतिबिंब बनाता है, तो इनमें से अधिकतम चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो द्वितीय प्रतिबिंब अधिकतम चमकीला होगा। कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बहुत ही बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इनको क्लियर करना है तो आप वीडियो में बने रहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो फिजिक्स पॉइंट को, और एक भी वीडियो मिस मत करो। अगर आपको फिजिक्स फोड़ के रखना है, फिजिक्स को फोड़ के रखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको इस वीडियो में क्लियर करवाए हैं वो आज आपके हुए या नहीं, आपको अच्छा फील हो रहा है या नहीं। जो भी अपना आपका अनुभव है वो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और वीडियो देखने के लिए